मधाव 11 साल का था और उसकी आंखों में एक खामोश जिद थी जब उसने फैसला किया कि आज की रात शांति निवास आश्रम में उसकी आखिरी रात होगी। उसके छोटे हाथ जो सख्त मेहनत के निशान लिए हुए थे हल्का सा कांप रहे थे, सिर्फ उस ठंड की वजह से नहीं जो पहाड़ों से नीचे उतर रही थी, बल्कि उस दर्द की वजह से जो उसके पेट में गंध बन गया था। वो अपना थोड़ा सा सामान बांध रहा था, एक पुरानी प्लास्टिक की थैली में जिसे उसने कचरे से बचाया था। उसने एक ऊनी स्वेटर रखा जो उसे 2 साइज बड़ा था और मोजे की एक जोड़ी जिनकी एड़ियों में छेद थे। और सबसे जरूरी चीज, एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे, उस वक्त में कैद जब वो खुश थे। ये उस हादसे से 3 साल पहले की बात थी जब एक सड़क दुर्घटना ने उन्हें इस दुनिया से मिटा दिया था और मधाव को लावारिस छोड़ दिया था। शांति निवास आश्रम पहाड़ों की घनी धुंध के बीच पत्थर के एक किले जैसा लगता था। वो अनाथ बच्चों के लिए कोई घर नहीं था, वो एक जेल जैसा महसूस होता था जिसे किसी भी बच्चे की हिम्मत तोड़ने के लिए बनाया गया था। हवा वहां हमेशा चलती थी, दीवारों की दरारों से अंदर आती थी और अपने साथ गीली मिट्टी और मायूसी की बू लाती थी। मधाव ने इन 3 लंबे सालों में सीख लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो गायब रहना सीखना होगा। आश्रम का वार्डन वेरमा एक भारी शरीर वाला आदमी था जो कॉरिडोर्स में भारी कदमों से चलता था। उसकी आवाज सुनसान रात में गूंजती थी। उसकी आंखें ठंडी और हिसाबी थी, जो बच्चों को इंसान की तरह नहीं बल्कि माल की तरह देखती थी। डॉर्मिटोरी में गंदे पानी की तरह अफवाहें बहती थी। डर भरी आवाज में कहा जाता था कि जो बच्चे यहां से गायब होते हैं वो शहर में किसी अच्छे परिवार के पास नहीं जाते, वो बस में जाते हैं। रिकॉर्ड से ऐसे गायब कर दिए जाते हैं जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुए थे। उस सुबह मधाव की किस्मत का फैसला एक सौदे की तरह हो गया था। जब वो ऑफिस के पास फर्श पर पोछा लगा रहा था, उसने वेरमा की भारी आवाज सुनी जो दरवाजे की दरार से बाहर आ रही थी। वो आदमी फोन पर बात कर रहा था, एक ऐसे व्यापारी अंदाज में जिसने बच्चे का खून जमा दिया। वेरमा कह रहा था कि पार्सल तैयार है। उसने एक 11 साल के लड़के का जिक्र किया जो तंदुरुस्त है और जिसे पूछने वाला कोई नहीं है। उसने कहा कि डिलीवरी कल सुबह सूरज निकालने से पहले हो जाएगी। डिलीवरी, यह शब्द मधाव के दिमाग में किसी हथौड़े की चोट की तरह लगा। वो जानता था इसका क्या मतलब है। उसने दूसरे बच्चों को काली गाड़ियों में जाते हुए देखा था, ये वादा करते हुए कि वो चिट्ठी लिखेंगे जो कभी वापस नहीं आई। वो अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। जीने की चाह, वो पुरानी आग जो उसे अपने माँ बाप से मिली थी, उसके सीने में जल उठी और यूस वो गर्मी दी जो उस ठंडे कमरे में कहीं नहीं थी। रात बहुत भारी थी और अपने साथ बर्फीली बारिश का तूफान लाई थी जो खिड़कियों की सलाखों पर गुस्से से टकरा रहा था। यह भागने के लिए बिल्कुल सही मौसम था। हवा और बारिश का शोर उसके कदमों की आवाज को छुपा लेगा। मधाव अपने टूटे हुए बिस्तर पर लेता रहा, गिनता रहा जब तक कि उसके साथियों की सांसें गहरी नहीं हो गई। वो धीरे से उठा और ठंडे सीमेंट के फर्श ने उसके नंगे पैरों को काटा। वो बाथरूम की खिड़की की तरफ गया जो कॉरिडोर के आखिर में थी। वो जानता था कि चटखानी पर जुंग लगा है और अगर सही जोर लगाया जाए तो वो खुल जाएगी। उसने सावधानी से धक्का दिया। पुराने लोहे ने एक तेज आवाज की, लेकिन बाहर के तूफान ने उस आवाज को निकाल लिया। उसने इतनी जगह बना ली कि उसका पतला शरीर वहां से निकाल सके। ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसे तुरंत भिगा दिया, लेकिन मधाव रुका नहीं। वो फिसल कर बाहर निकला और पिछले आंगन के कीचड़ में गिरा। बारिश बर्फ की सुइयों की तरह उसकी खाल में चुभ रही थी और कीचड़ उसके टखनों को पकड़ रहा था। उसके हाथ छिल गए जब उसने पत्थरों के बीच जगह ढूंढी। ये वो पत्थर थे जिन्हें उसने हफ्तों पहले किचन से चुराए हुए एक चम्मच से ढीला किया था। वो ऊपर चढ़ा, उस खौफ की ताकत से जो उसे अंदर रुकने पर मिलता। जब वो दीवार के ऊपर पहुंचा तो उसने नीचे देखा। वहां सिर्फ घना अंधेरा था, एक ऐसा काला गड्ढा जो या तो आजादी देगा या मौत। उसने 2 बार नहीं सोचा। उसने अपनी आंखें बैंड की प्लास्टिक की थैली को अपने सीने से लगाया और रात के अंधेरे में छलांग लगा दी। वो उस जाने पहचाने नरक को पीछे छोड़कर काली झील की धुन में कूद गया, बिना ये जाने कि उसका असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। जमीन से टकराते ही उसके फेफड़ों से हवा निकाल गई और एक पल के लिए मधाव को अंधेरे में सिर्फ सेफ्ट धब्बे नाचते हुए दिखे। उसके दाहिने तकने में एक तेज दर्द उठा जो चीख कर कह रहा था कि वो वहीं रुक जाए, वहीं उस कीचड़ में हार मान ले।
लेकिन वेरमा का चेहरा और उसकी वो थंदी मुस्कान मधाव के दिमाग में ऐसी घूमी कि वो डांट के बावजूद खड़ा हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंखों से कीचड़ साफ किया और पीछे मुड़कर देखा। शांति निवास की दीवार उस तूफानी आसमां के नीचे एक बड़ी और खामोश परछाई की तरह खड़ी थी। अभी वहां कोई सिरेन नहीं बजा था और न ही कोई सर्च लाइट घूम रही थी। इसका मतलब था कि उसके पास कुछ मिनट, शायद आधा घंटा था, इससे पहले कि कोई चौकीदार उसका खाली बिस्तर देख ले। मधाव ने भागना शुरू किया, थोड़ा लंगड़ते हुए काली झील के किनारे की तरफ। वहां की पुरानी कहानियां जो बड़े बच्चे नई बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे कहती थी कि इस झील का कोई तल नहीं है और पहाड़ के पुराने लोगों की रूहें तैरने वालों को नीचे खींच लेती हैं। लेकिन आज की रात भूत जिंदा लोगों से कम खतरनाक लग रहे थे। रास्ता बहुत धोखेबाज था, ऐसी ट्विस्टेड जड़ों से भरा हुआ जो सूखे हाथों की तरह लग रही थी और उसे हर कदम पर गिराने की कोशिश कर रही थी। बर्फीली बारिश ने ढलान को एक फिसलनी जगह बना दिया था और मधव को अपने हाथों का सहारा लेना पड़ा टेक वो गिर न जाए। वो भागने से ज्यादा फिसल रहा था जब तक कि रुके हुए पानी और सड़ी हुई घास की बू उसकी नाक में नहीं भर गई। झील का किनारा बिल्कुल सुनसान था। लंबी लंबी घास हवा के साथ जोर से हिल रही थी और एक ऐसी सरसराहट की आवाज कर रही थी जैसे हजारों लोग धीमी आवाज में बात कर रहे हों। मधाव ने पागलों की तरह झादियों में ढूंढना शुरू किया उस चीज को जो हफ्तों से उसके प्लान का हिस्सा थी। उसने आश्रम की सबसे ऊपरी खिड़की से एक पुरानी लकड़ी की नाव देखी थी जो कीचड़ में नदी धासी हुई थी और जिसे किसी मछुआरे ने सालों पहले छोड़ दिया था। वो मिल गई घास फूस से ढकी हुई लकड़ी का एक टूटा हुआ ढांचा जो ऐसा लग रहा था कि एक तो मैं भी नहीं तैर पाएगा। काली झील के गहरे पानी को पार करना तो बहुत दूर की बात थी। उसने नाव को धक्का दिया अपनी पूरी ताकत लगाकर। नमी की वजह से लकड़ी फूल गई थी और वो लोहे जैसी भारी लग रही थी। मधाव के पैर किनारे के कीचड़ में तकनों तक धंस गए और ठंडा पानी उसके फटे हुए जूतों में घुस गया जिससे उसके पैरों में तेज दाढ़ होने लगा। वो जोर लगाते हुए गुर्राया, उसकी मांसपेशियां दाढ़ कर रही थी, लेकिन नाव थोड़ी हिली इंच दर इंच एक अजीब सी आवाज के साथ जब तक कि वो आखिरकार काले पानी में तैरने नहीं लगी। मधाव सावधानी से उसमें चढ़ा इस डर से कि कहीं उसका वजन नाव का तल न तोड़ दे। अंदर 2 उंगली बराबर गंदा पानी भरा था और सिर्फ एक ही भद्दा सा चप्पू था जो हाथ से छीला गया था और ऐसा लग रहा था कि कभी भी टूट जाएगा। झील के बीच की तरफ नाव चलाना किसी जुंग से कम नहीं था। तूफान से बनी लहरें उस छोटी सी नाव को किनारे की नुकीली चट्टानों की तरफ धकेल रही थी और मधाव को हर एक मेत्रे आगे बढ़ने के लिए लड़ना पड़ रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि वो नाव का अगला हिस्सा भी मुश्किल से देख पा रहा था। वो अंधेरे में तीर चला रहा था, सिर्फ अपने अंदाजे से और उस मनहूस टापू की धुंधली सी परछाई के सहारे जिसे उसने साफ दिनों में याद कर लिया था। ठंड एक जिंदा दुश्मन की तरह थी। चप्पू पकड़े हुए उसके हाथ जल्दी ही सुन पड़ गए और दर्द भरे पंजों में बदल गए। हवा उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंक रही थी जिसमें छोटे ओले मिले हुए थे जो सुइयों की तरह चुभते थे। उस ग्रे रंग के सन्नाटे में दर्द ने उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। यूज लगा कि पानी के नीचे परछाई हिल रही है, लंबी परछाइयां जो उसके चप्पू के साथ साथ चल रही हैं। उस गायब हुए बच्चों की कहानियां याद आई और उसने सोचा कि क्या उनके शरीर वहीं नीचे थांदे कीचड़ में आराम कर रहे हैं। उसने जोर से अपना सर हिलाया ताकि वो ख्याल दूर हो जाए। वो घबराने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यूज टापू पर पहुंचना ही था। वही एक जगह थी जहां वेरमा यूज तुरंत नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो शैतान वार्डन भी उस श्रापित जगह के बारे में बनी कहानियों से डरता था। अचानक नाव का निचला हिस्सा किसी सख्त चीज से रगड़ गया। लकड़ी का पत्थर से टकराने का वो आवाज मधाव के लिए दुनिया की सबसे मीठी आवाज थी। वो पहुंच गया था। टापू की परछाई धुंध से ऐसे बाहर निकली जैसे कोई सोया हुआ जानवर हो। वो एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जो कंतीली झाड़ियों और काले पत्थरों से भरा था। सबसे ऊपरी हिस्से में एक टूटी हुई झोपड़ी का ढांचा दिख रहा था जिसका छत आधा गिरा हुआ था और खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थी। मधाव पथरीली किनारे पर कूदा फिसालन भरे पत्थरों पर फिसलते हुए और उसने नाव को खींचकर ऊपर किया ताकि पानी का बहाव उसे बहा ना ले जाए। उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी अब जब मेहनत का जोश कम हो रहा था। ठंड उसकी हड्डियों में गहराई तक बैठ गई थी। वो झोपड़ी की तरफ चला खुद को गले लगाए हुए ताकि उस तेज हवा से थोड़ा बच सके।
वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे दशकों पहले छोड़ दी गई हो। लकड़ी मौसम की मार से काली पड़ गई थी और बाहर की दीवारों पर कई जामी थी। मधाव ने सोचा था कि दरवाजा बैंड मिलेगा मलबे से रुका हुआ या लकड़ी के पट्टों से किलो से ज्यादा हुआ, जैसे आमतौर पर इस इलाके की सुनसान जगह होती है। वो दरवाजे के पास पहुंचा, दिल पसलियों से टकरा रहा था। उसने खुरदुरी लकड़ी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी हैरानी और दार का ठिकाना नहीं रहा जब दरवाजे ने कोई रुकावट नहीं दी। वो जम नहीं गया था और ना ही उस पे ताला था। वो आराम से खुल गया, उन हिंगिस की आवाज के साथ जिनमें तेल डाला गया था, जो उस टापू के सन्नाटे में बहुत अजीब लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी महक उसके पास आई। ये पुरानी धूल या वीराने की बू नहीं थी। ये हाल ही में जाली हुई मोमबत्ती और सूखी हुई जड़ी बूटियों की खुशबू थी। कोई या कुछ वहां था और वो खुला दरवाजा किसी स्वागत से कम और किसी शिकार का इंतजार करते हुए मुंह जैसा ज्यादा लग रहा था। मधाव ने अपने कंधे से धक्का देकर दरवाजा बंद किया और लकड़ी के टकराने की आवाज ने तूफान के शोर को काट दिया। अंदर अंधेरा गहरा था, स्याही की तरह काला, और एक पल के लिए वो वहीं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि उसकी आंखें इस अंधेरे की आदी हो जाए। उसकी सांसें तेज और भारी थी, जो उस झोपड़ी के मुर्दा सन्नाटे को तोड़ रही थी। अंदर की हवा भारी थी, जिसमें पिघली हुई मोमबत्ती, सूखी जड़ी बूटियों और किसी पुराने दर्द की महक मिली हुई थी। उसने कांपते हुए हाथ से दीवार को ततोला, खुरदुरी लकड़ी को महसूस करते हुए, ताकि वो गिरने से बच सके। उसकी टांगें मुश्किल से उसका बोझ उठा रही थी। काली झील की थांड उसके भीगे हुए कब्दों से होती हुई उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी और उसके दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे, एक ऐसी बेकाबू लय में कि उसके जबड़े में दर्द होने लगा। उसे रोशनी चाहिए थी और गर्मी चाहिए थी, वरना सुबह होने से पहले ही ठंड उस मार डलती। उसके सुन पड़े हाथों को अंधेरे में एक मेज मिली। मधाव ने हथेली से ततोला और कई छोटी चीजें जमीन पर गिर गई, जब तक कि उसकी मुट्ठी में एक छोटी और चौकोर डिब्बी नहीं आ गई। वो माचिस थी। डिब्बी नामी की वजह से नरम हो गई थी और उस 3 बार कोशिश करनी पड़ी, पूरी जान लगाकर रगड़ना पड़ा, तब जाकर माचिस की तिली जली। वो छोटी सी पीली रोशनी हवा में थरथरा रही थी और उसने कमरे को रोशन किया। लंबी और दरवानी परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। रोशनी ने जो दिखाया वो कोई खाली खंडर नहीं था, बल्कि एक ऐसा घर था जिसे किसी ने अचानक छोड़ दिया हो। कोने में एक पतला सा बिस्तर था, जिसकी चदरें बिखरी हुई थी, जैसे कोई वहां से बहुत जल्दबाजी में उठा हो और कभी वापस ना आया हो। कमरे के बीच में एक पुराना चूल्हा था, जो ठंडा और काला पड़ चुका था, और उसके आसपास कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। मधाव 2 कदम आगे बढ़ा, अपने हाथ से लौ को बचाते हुए। यूं से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान की दुनिया में घुस आया है। मेज पर कांच की शीशियां थी, जिनमें काला पानी भरा था, चट से सूखे हुए पौधे लटक रहे थे, और जाली हुई मोमबत्तियां थी, जिसे वो मोम की बू आ रही थी। लेकिन जिस चीज ने उसका दिल एक पल के लिए रोक दिया, वो थी लकड़ी की दीवार पर चिपकाई गई तस्वीरें थीक डेस्क के ऊपर। वो तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट थी और कुछ रंगीन भी, लेकिन सब में एक ही चीज थी। बच्चे, घिसे हुए यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे, उन्हीं मिट्टी के मैदानों में खेल रहे थे जिन्हें मधाव अच्छी तरह पहचानता था। वो शांति निवास आश्रम के पिछले आंगन थे और कई तस्वीरों के बीच में एक जवान औरत थी, काले बालों वाली और उदास आंखों वाली। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो गर्मी थी जो मधाव ने सालों से नहीं देखी थी। सुनीता मैडम, यूजी नाम याद था। वो टीचर जो पिछली सर्दियों में गायब हो गई थी। वो अकेली जो चुपके से उनके लिए मीठी गोलियां लाती थी, इससे पहले कि वर्मा ने उनका आना बैंड करवा दिया। माचिस की तिली ने उसकी उंगली जला दी और मधाव ने दर्द की वजह से उसे फूंक मारकर बुझा दिया, जिसे कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। उसने जल्दी से एक नई तिली जलाई, क्योंकि अचानक वो अंधेरा उसे देख रहा हो ऐसा लगने लगा। जब वो चूल्हे के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए झुका तो रोशनी फर्श पर पड़ी और उसे वहां कुछ ऐसा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। बिस्तर के पाए के पास लकड़ी के फर्श पर गहरे निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को बार बार एक ही जगह घसीटा गया हो। मधाव एक पल के लिए ठंड भूल गया। वो घुटनों के बल बैठ गया, अपने घयाल पैर के दाढ़ को नजरअंदाज करते हुए, और उसने उन दरारों पर उंगली फेरी। वहां एक तख्ता था जो बाकी फर्श से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, बस कुछ मिलीमीटर, लेकिन इतना काफी था यह समझने के लिए कि वो किलो से जुदा नहीं है। उसने अपने नाखून, जो मिट्टी और सूखे खून से गंदे थे, उस दारर में डाले। लकड़ी शुरू में नहीं हिली, क्योंकि झील की नमी ने उस फूला दिया था,
लेकिन मधाव ने अपना पूरा वजन और अपनी बेबासी का जोर लगाया। एक तेज आवाज के साथ जो उस सन्नाटे में गोली चलने जैसी लगी, वो तख्ता ऊपर उठ गया। नीचे गीली मिट्टी नहीं थी। वहां एक चौकोर खाना बना हुआ था जिसे पानी से बचाने के लिए लोहे से मधा गया था। मधाव ने रोशनी पास कि उसका दिल कंपत्तियों में धाधक रहा था। घूस लगा था वहां पैसे होंगे या शायद खाना होगा जो आज रात उसकी जान बचा ले। लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वहां काले रंग के मोती जिल वाले रजिस्टर्स का एक ढेर लगा था। उनके साथ खाकी रंग के लिफाफे थे जिन पर मोती टेपे लगी थी, और एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जिसमें कैसेट डलती थी। मधाव ने पहला रजिस्टर निकाला। उसके थांदे हाथों में वो कागज भरी लग रहा था। उसने पहला पन्ना खोला बड़े अदब के साथ। लिखावट घसीटी हुई और घबराहट में लिखी गई थी नीली शाही से जो कागज से चीख रही थी। उसने पहली लाइन पढ़ी जिसके नीचे 3 बार जोर से लाइन खींची गई थी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वेरमा ने मुझे ढूंढ लिया और मैं अब ये बताने के लिए जिंदा नहीं हूं। मधाव को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहरी दौड़ती हुई महसूस हुई जो पहाड़ की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। उस तूफान से बचने के लिए कोई मामूली सहारा नहीं मिला था। वो एक मुर्दा इंसान की तिजोरी में आ गया था, उस जगह जहां सुनीता मैडम ने वो सच छुपाया था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और अब वो सच एक 11 साल के बच्चे के हाथों में था जो एक टापू पर फंसा था और नहीं जानता था कि इसका क्या करे। माचिस की तिली जालकर मधाव की उंगली तक पहुंच गई और उसने दाढ़ के मारे जाली हुई लकड़ी को फूंक मरकर फेंक दिया। अंधेरे ने एक बार फिर कमरे को निगाल लिया, बस कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक कि उसके कांपते हाथों ने मेज पर रखी मोती मोमबत्ती को नहीं जला लिया। वो पीली कमजोर रोशनी खुली हुई कॉपी के पन्नों पर गिरी और नीली शाही पिघले हुए मोम के नीचे चमकने लगी। मधाव कागज के करीब झुका अपनी पीठ पर लगने वाली ठंड को भूलकर और उसने पढ़ना शुरू किया। वो शब्द जो सुनीता मैडम ने अपने आखिरी बयान की तरह छोड़े थे किसी सड़मे से कम नहीं थे। ये कॉपी कोई मामूली डायरी नहीं थी जिसमें दिल की बातें लिखी हों। ये एक हिसाब की किताब थी, ठंडी और दरवानी, जिसमें शांति निवास आश्रम की दीवारों के पीछे होने वाले हर जुर्म का कच्चा चिट्ठा था। शुरुआती पन्ने 2 साल पहले के थे, सन 1996 के। मधाव ने पन्ने पलते पुराने कागज की सरसराहट उसके गंदे उंगलियों के नीचे गूंजी और उसकी नजर नामों की एक लिस्ट पर रुक गई। उसकी सांसें अटक गई जब उसने बाई तरफ पहला नाम पढ़ा, रोहान। वो एक चेचक के दाग वाला लड़का था जो मधाव के बगल वाले बिस्तर पर सोता था और जो नवंबर की एक रात गायब हो गया था। बताया गया था कि यूज किसी खेतीबाड़ी वाले स्कूल में भेजा गया है, लेकिन सुनीता मैडम की लिखावट ने नाम के आगे एक अलग ही कहानी बयान की थी। उसमें साफ लिखा था कि रोहान को पुराने हाईवे पर एक दलाल के हवाले किया गया, एक मोटे लिफाफे के बदले, और उसका असली ठिकाना सीमा पर एक चाय का बागान था जहां उन्हें फासल कतने के लिए छोटे हाथों की जरूरत थी। मधाव का पेट घूमने लगा गुस्से और घिन की वजह से, जैसे कोई कड़वा जहर उसके गले तक आ गया हो। वो पढ़ता गया, उन बदकिस्मत बच्चों की लिस्ट में नीचे उतरता गया। अनान्या, वो लड़की जो सुबह प्रार्थना में गाती थी, उस राजधानी की एक बड़ी कोठी में नौकरानी के काम के लिए बेच दिया गया था। लखन, जो लकड़ी के खिलौने बनाता था, उसे दक्षिण की अवैध कोयला खदानों में भेज दिया गया, जहां सुरंगें इतनी तंग थी कि बड़े आदमी वहां घुस नहीं सकते थे। वर्मा, वो वार्डन जो संडे की प्रार्थना में मुस्कुराता था, वो अनाथालय नहीं चला रहा था, वो इंसानी मांस का गोदाम चला रहा था। और सुनीता मैडम ने सब कुछ लिख रखा था। बाहर हवा ने झोपड़ी को नई तकात से थप्पड़ मारा जिसे चैट की लकड़ी किसी घायल जानवर की तरह कराने लगी। मधाव कंप उठा, लेकिन वो दस्तावेजों से नजर नहीं हटा पाया। उसने उनमें से एक खाकी लिफाफा खोला जिसका सील उसने अपनी सुन उंगलियों से तोड़ा। उसमें से तस्वीरें गिरी, धुंधली तस्वीरें जो दूर से ली गई थी, जिनमें दिख रहा था कि कैसे अंधेरी रात में बच्चों को वन में भारा जा रहा है और कैसे बारिश में ब्रीफकेस बदले जा रहे हैं। वाहन बैंक की पर्चियां थी, फर्जी कंपनीज के नाम पर जमा किए गए पैसे के सबूत और सरकारी मोहर लगे झूठे खत। यह धंधा इतना बड़ा था कि कोई बच्चा अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था। सिर्फ वेरमा ही नहीं था, उस डायरी में इलाके के पुलिस वाले, सरकारी अफसर और यहां तक कि शहर के एक जज का नाम भी था, जो सब उस गंदे पैसे से खरीदे गए थे। सुनीता मैडम की लिखावट पन्ने बढ़ने के साथ बदल रही थी। शुरू में वो साफ और गोल थी, एक टीचर की तरह,
लेकिन आखिर में सन 1997 के पन्नों पर लिखा हुआ तेज घबराई हुई और धब्बेदार हो गई थी, जो एक ऐसी औरत का दर्द दिखा रही थी जिसे पता था कि उसका शिकार किया जा रहा है। आखिरी एंट्री उनके गायब होने से बस 3 दिन पहले लिखी गई थी और यूज पढ़ना सबसे मुश्किल था। उसमें लिखा था कि वर्मा को शक हो गया है। मैडम ने लिखा था कि वार्डन को क्लासरूम में उनका छुपा हुआ कैमरा मिल गया और उस शाम झील का शैतान नाविक रघु वार्डन से मिलने आया था। सुनीता ने लिखा था कि वो सारे सबूत टापू पर अपने दादा की पुरानी झोपड़ी में छुपाने जा रही हैं, इस उम्मीद में कि वो शहर भागकर किसी भरोसेमंद वकील को ढूंढ लेंगी। मधाव ने कॉपी बैंड कर दी, अपने पतले कंधों पर दुनिया भर का बोझ महसूस करते हुए। सुनीता माडाम कभी शहर नहीं पहुंच पाई। उन्हें वो वकील कभी नहीं मिला। यह झोपड़ी उनका छुपा हुआ ठिकाना नहीं, बल्कि उनकी खामोश कब्र बन गई थी और उनके राज तब तक दफन रहे जब तक कि एक भगोदा बच्चा वहां नहीं पहुंच गया। मधाव को ठंडे दिमाग से समझ आ गया कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं होगी। अब बात सिर्फ अनाथालय से भागने की नहीं थी। अब वो एक चश्मदीद गवाह था जिसके पास वो सबूत था जो बड़े बड़े लोगों को बर्बाद कर सकता था। उसने सबसे जरूरी कॉपी को अपने स्वेटर के अंदर छुपा लिया, सीने से चिपका कर, ताकि वो नामी से बची रहे। वो मोमबत्ती बुझाने ही वाला था ताकि बचा हुआ मोम बाद के लिए बचा सके। तभी लकड़ी की दीवारों के पार से एक अलग आवाज आई। यह हवा का शोर नहीं था, ना ही बारिश की आवाज थी। यह एक भारी मशीन जैसी घून घून थी जो हर सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। मधाव जम गया, उसका मुंह आधा खुला रह गया और उसकी आंखें बैंड दरवाजे पर टिक गई। यह आवाज पहचानने में गलती नहीं हो सकती थी, भले ही वो बचा था। यह मोटर बोट का इंजन था जो काली झील की लहरों से लाड़ रहा था। कोई टापू की तरफ आ रहा था, तूफान और अंधेरे को काटता हुआ, सीधा वहीं जहां मधाव छुपा था। उसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी और कमरे में वापस घना अंधेरा छा गया। वो रेंगता हुआ फर्श पर आगे बढ़ा और सबसे पास वाली खिड़की तक गया। उसने अपनी आस्तीन से गंदा कांच साफ किया और बाहर देखा। अपनी सांसें तब तक रोके रखी जब तक फेफड़ों में दाढ़ नहीं होने लगा। दूर बारिश और धुंध के पर्दे के पीछे उसने एक तेज रोशनी देखी, एक सर्च लाइट जो काले पानी को चीर रही थी और धीरे धीरे उस पथरीली किनारे की तरफ बढ़ रही थी जहां उसने अपनी टूटी हुई नाव छोड़ी थी। वर्मा या उसके शिकारी कुत्ते आ गए थे। सर्च लाइट की रोशनी ने झोपड़ी के सामने वाले हिस्से को चमका दिया, सदी हुई लकड़ी को इतनी तेजी से रोशन किया कि मधाव की आंखें चुंधिया गई। वो बच्चा जमीन पर लेट गया, अपना सीना गंदे फर्श से साता कर। उसका दिल किसी पिंजरे में फेस पंछी की तरफ फड़फड़ा रहा था। मोटर का शोर अचानक बैंड हो गया और वहां एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो शोर से भी ज्यादा डरावना था। अब सिर्फ पानी के टकराने की आवाज आ रही थी और फिर भारी बूट्स के पाथरों पर कूदने की आवाज आई। मधाव जानता था कि वो अंदर नहीं रह सकता। ये झोपड़ी एक मौत का पिंजरा थी, लकड़ी का एक ऐसा बक्सा जिसमें से निकालने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्होंने यूं से यहां ढूंढ लिया चार दीवारों के बीच, तो भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने सुनीता मैडम की डायरी को अपनी पेंट के अंदर खोस लिया, बेल्ट को इतना कस लिया कि दर्द होने लगा ताकि भागते वक्त वो गिर ना जाए। वो रेंगता हुआ पिछली खिड़की की तरफ गया जो उस तरफ खुलती थी जहां चौथी चट्टान और झादियां थी, नाव वाले रास्ते से बिल्कुल उल्टा। उसने एक आवाज सुनी, भारी और खराश भरी, जो मौसम को गाली दे रही थी। ये रघु था। मधाव ने उसे तुरंत पहचान लिया, उससे बात करके नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो डरावाना आदमी था जो अपनी नाव से अशरम पर नजर रखता था। वो आदमी भारी कदमों से चल रहा था, सूखी टहनियां तोड़ता हुआ मुखिया दरवाजे की तरफ आ रहा था। मधाव ने दरवाजे का हैंडल घूमने का इंतजार नहीं किया। वो खिड़की से फिसल कर बाहर निकला, बाहर की थांदी की चाट में गिरा और लुढ़कता हुआ एक कंतीली झाड़ी के पीछे छुप गया जिसने उसका चेहरा और हाथ चिल दिए। बारिश अभी भी गिर रही थी, जो एक तरह से मदद ही थी, क्योंकि पानी का शोर उसकी तेज सांसों और रेंगने की आवाज को छुपा रहा था। अपनी छुपने की जगह से उसने देखा कि कैसे एक पावरफुल टॉर्च की रोशनी खिड़कियों के जरिए झोपड़ी के अंदर घूम रही थी। रघु अंदर था। चीजों के गिरने की आवाज आई, कुर्सियां पटकी गई और कांच टूटने की आवाज आई। वो आदमी ढूंढ नहीं रहा था, वो तोड़ फोड़ रहा था, किसी जंगली जानवर की तरह शिकार को सूंघ रहा था। मधाव जानता था कि रघु को वो गर्म मोमबत्ती मिल जाएगी, उसे फर्श में बना वो खुफिया खाना मिल जाएगा। यूज कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा कि कोई यहां बस एक मिनट पहले ही मौजूद था। यूस और दौड़ जाना था। मधाव ने झील के किनारे की तरफ देखा जहां
अंधेरा सबसे गहरा था। इस छोटे और खुले टापू पर गायब होने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो बन जाना जिसे कोई चुना नहीं चाहता। यूं पानी में उतरना होगा। वो झुककर आगे बढ़ा, अपने मुड़े हुए तकने के दाढ़ को भूलकर, और नरकुल की लंबी घास की तरफ गया जो घात से कुछ 20 मीटर दूर थी। काली झील का पानी अंधेरा और शांत किसी तेल की तरह लग रहा था। मधाव ने एक पैर अंदर डला और ठंड इतनी तेज थी जैसे किसी ने उसकी खाल चीर ली हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसने अपना होंठ काट लिया तब तक जब तक खून का स्वाद नहीं आया। वो आगे बढ़ता गया, कदम दर कदम, जब तक कि वो बर्फीला पानी उसकी कमर तक नहीं पहुंच गया। वो घास के बीच में दुबक गया पानी उसके गले तक आ रहा था, और वो इतनी तेजी से कांप रहा था कि उसके आसपास पानी में छोटी लहरें बन रही थी। वहां से उसे अपनी पुरानी नाव साफ दिख रही थी, वो सड़ी हुई लकड़ी का टुकड़ा जिससे वो भाग कर आया था। रघु झोपड़ी से बाहर निकला, टॉर्च से जमीन को रोशन करते हुए, उन ताजा कीचड़ के निशानों का पीछा करते हुए जो माधव ने घबराहट में छोड़े थे। रोशनी ने रास्ते का पीछा किया और सीधा उस लावारिस नाव पर जकर रुक गई। रघु पास आया और एक सूखी दरावानी हंसी हंसा जो हवा के साथ मधाव के कानों तक पहुंची। उस आदमी ने नाव की सड़ी हुई लकड़ी पर लात मारी, अपना शक पक्का करते हुए। वो जान गया था कि भगोदा इसी टापू पर है, जैन की कोई जगह नहीं थी। मधाव ने देखा कि उस आदमी ने अपनी कमर से कुछ निकाला। वो एक वायरलेस सेट था। हालांकि दूरी और बारिश ने शब्दों को साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन बात करने का लहजा साफ था। वो वेरमा को बुला रहा था, वो और आदमियों को बुला रहा था, या शायद आज रात ही काम खत्म करने की इजाजत मांग रहा था। झील की ठंड ने अपना धीमा और जानलेवा काम शुरू कर दिया था। मधाव की टांगें जो ठंडे पानी में डूबी थी, दर्द करना बैंड कर चुकी थी और अब सुन पड़ती जा रही थी। यूं लगा कि उसके सोचने की ताकत धीमी हो रही है, जैसे दिमाग में शहाद भर गया हो। बुखार जो जख्मों और ठंड से चढ़ा था, उसकी नजर को धुंधला कर रहा था। रघु की नाव की रोशनी अब खिंचती हुई और अजीब शक्लों में बदलती हुई दिख रही थी, जैसे कोई चमकने वाला राक्षस हो। उस पानी से निकालना होगा, वरना वो पकड़े जान से पहले ही जाम कर मर जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर निकला तो रघु उसे देख लेगा। वो मौत की खामोश ठंड और किनारे पर खड़े उस आदमी की हिंसा के बीच फंस गया था। मधाव ने एक पल के लिए आंखें बंद की अपने माता पिता का चेहरा याद करने की कोशिश की ताकि थोड़ी ताकत मिले, लेकिन उसे सिर्फ झील का अंधेरा दिखा जो उसे हमेशा के लिए शांति देने का वादा कर रहा था अगर वो बस छोड़ दे। तभी उसने नाव का इंजन दोबारा स्टार्ट होते हुए सुना। वो जैन के लिए नहीं था, बल्कि टापू का चक्कर लगाने के लिए था, पानी की तरफ से ढूंढने के लिए, यूं किसी फांसी हुई मछली की तरह शिकार करने के लिए। काली झील का काला पानी कुछ मिनट्स बाद ठंडा लगना बैंड हो गया और कुछ बहुत ही खतरनाक चीज में बदल गया। वो भारी लगने लगा, जैसे किसी पिघले हुए लोहे की चादर ने मधाव के शरीर को लपेट लिया हो और उसे आंखें बैंड करके डूब जाने के लिए बुला रही हो। उसकी टांगों का तेज दर्द गायब हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी सुन्न होने की फीलिंग आ गई थी, जो धीरे धीरे उसके पैरों से ऊपर उसके सीने की तरफ बढ़ रही थी। मधाव जानता था अपने अंतर्नाद से और आश्रम के बड़े बच्चों की चेतावनियों से कि यह शांति मौत आने से पहले का संकेत है। रघु की नाव का इंजन टापू के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, किसी बड़ी और जिद्दी मक्खी की तरह। जब भी सर्चलाइट की रोशनी घास के पास आती, मधाव अपना सर पानी के नीचे कर लेता और सांस तब तक रोके रखता जब तक उसके फेफड़े जलने नहीं लगते। लेकिन हर बार जब वो हवा लेने के लिए बाहर आता तो दुनिया थोड़ी और तेज घूमती हुई लगती और उसकी नजर के किनारों पर सेफ धुंध छा जाती, जो मौसम की नहीं बल्कि उसके अपने बुखार की थी। इस ठंडे बेहोशी के दौरे में उसका दिमाग उसके साथ क्रूर खेल खेलने लगा। बारिश के पानी पर गिरने की आवाज अचानक कांच टूटने की आवाज में बदल गई, वही आवाज जो उसने अपने माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात सुनी थी। अचानक वो अब झील में नहीं था, वो अपने पापा की पुरानी गाड़ी की पिछली सीट पर था, देख रहा था कि कैसे दुनिया घूम रही है और अंधेरे में अपनी मां का गर्म हाथ अपना हाथ धोते हुए महसूस कर रहा था। मधाव ने अपने कान में एक फुसफुसाहट सुनी जो साफ और मीठी थी और पहाड़ की हवा को चीर कर रही थी। सो मट मेरे बच्चे, तुम्हें हिलना होगा। ये उसकी आवाज थी, इतनी असली कि मधाव ने सर घुमाया, ये सोचकर कि वो शायद वहां पानी में उसके बगल में तैर रही होगी। लेकिन उस सिर्फ खाली अंधेरा और दुश्मन की नाव की झांक दिखी। फिर भी उस भ्रम ने अपना काम कर दिया। दर की एक चिंगरी और गहरी उदासी ने मिलकर
उसके जीने की चाहत को फिर से जगा दिया। वो वहां नहीं मर सकता था। वो ये कहानी एक गंदे तालाब के नीचे खत्म नहीं होने दे सकता था, किसी खो गई चीज की तरह जिसकी किसी को परवाह नहीं होती। एक ऐसी कोशिश के साथ जिसने उसकी बची कुची तकात निचोड़ ली, मधाव किनारे की तरफ रेंगने लगा। उसके हाथ परे लग रहे थे, लकड़ी के टुकड़े जैसे, जो उसका कहना नहीं मान रहे थे। उसने किनारे की कीचड़ में उंगलियां गदाई और अपने भारी शरीर को खींचा इंच दर इंच। मिट्टी उसके मुंह में, नाक में और आंखों में घुस गई, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, किसी पानी के जानवर की तरह रेंगता रहा, जब तक कि उसका पूरा शरीर पानी से बाहर नहीं आ गया। वो वाहन उल्टा लेता रहा, थंदे पाथारों और सड़ी हुई घास पर पानी और कड़वा पिट उगलता रहा। उसका शरीर जोरदार झटकों से कांप रहा था, ऐसे झटके जो बेकाबू थे, और उसके दांत इतनी जोर से बज रहे थे कि उसे लगा उसकी जीभ कट जाएगी। उसने हाथ से अपना सीना ततोला, अपनी गीली शर्ट के नीचे पागलों की तरह ढूंढा। सुनीता मैडम की काली डायरी वहीं थी, उसकी खाल से चिपकी हुई एक सख्त और चौकोर टुकड़ा, जो अब उसकी अकेली दौलत थी, और साथ ही उसकी मौत का परवाना भी। ठीक जब उसे लगा कि रघु काफी दूर निकल गया है और वो सांस ले सकता है, तभी एक नई आवाज ने रात को चीर दिया। ये मोटरबोट की तीखी आवाज नहीं थी, ये एक गहरी भरी और दुमदार आवाज थी, एक डीजल इंजन की आवाज जो रौब के साथ आ रही थी। मधाव ने मुश्किल से सर उठाया और झोपड़ी के तूते हुए घात की तरफ देखा। धुन में से एक दूसरी नाव निकली, जो बहुत बड़ी और मजबूत थी। उस पर लाल और हरी नेविगेशन लाइट्स थी और चैट पर एक सर्च लाइट लगी थी, जो किसी ट्रक की हेडलाइट जितनी तेज थी। रघु की नाव उस नई नाव के पास गई और इंजन धीमे हो गए। एक खतरनाक शंती चा गई। मधाव ने देखा कि कैसे बड़ी नाव से दो लोग लकड़ी के घात पर कूदे। पहला आदमी पहचाना नहीं जा रहा था, उसने रेनकोट पहना था, लेकिन दूसरा आदमी एक खौफनाक शंती के साथ चल रहा था, एक शानदार छड़ी का सहारा लेकर, जिसकी यूज चलने के लिए जरूरत नहीं थी, बल्कि रौब जमाने के लिए थी। सर्च लाइट की रोशनी उस पर पड़ी और एक लंबा ग्रे ऊनी कोट और एक ऐसी शक्ल दिखाई जो बिल्कुल साफ, क्लीन शेवन थी। वो वेरमा था। वार्डन ने सिर्फ अपने शिकारी कुत्तों को नहीं भेजा था, वो खुद आया था। इससे यह साफ हो गया बिना किसी शाक के कि वो जानता था कि सुनीता मैडम ने टापू पर क्या छुपाया है। वो यहां किसी भागोड़े बच्चे को वापस लेने नहीं आया था, वो यहां ये पक्का करने आया था कि झोपड़ी के फर्श के नीचे दफा राज हमेशा के लिए दफा रहे उस इंसान के साथ जिसने उन्हें ढूंढ लिया था। मधाव को एक नई दहशत के साथ एहसास हुआ कि यह टापू अब छुपाव की जगह नहीं था, यह एक पिंजरा बन गया था और जेलर ने अभी अभी दरवाजा बैंड कर दिया था। वेरमा पथरीली रास्ते पर आगे बढ़ा, उस घमांड के साथ जो एक ऐसे आदमी में होता है जो सोचता है कि वो दुनिया का मालिक है। उसके आदमी बारिश में परछाई की तरह उसके पीछे चल रहे थे। मधाव झादियों के पीछे थंदे कीचड़ में डूबा हुआ था और अपनी सांसें रोके हुए था। यूज पता था किसी गणित के हिसाब की तरह कि उसके पास 2 मिनट से भी कम वक्त है, इससे पहले कि वार्डन को झोपड़ी के फर्श में वो खाली खाना मिल जाए। वक्त अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, जो उसके तेजी से धड़कते दिल के साथ दौड़ रहा था। दरवाजा टूटने की आवाज पूरे टापू पर गूंजी और उसके तुरंत बाद भारी बूट्स ने अंदर बची कुछ चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। मधाव ने उस शोर का फायदा उठाया और हिलना शुरू किया। वो गहरे पानी में वापस नहीं जा सकता था, जहां ठंड उसे तुरंत मार देती, और ना ही वो वेरमा की बड़ी नाव चुरा सकता था, जिस पर एक हथियारबंद आदमी पहरा दे रहा था। उसका एकमात्र सहारा, चाहे वो कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी अपनी पुरानी नाव थी। वो कीचड़ पर रेंगता हुआ वहां पहुंचा जहां रघु ने उसकी नाव छोड़ी थी। नाव में बारिश का पानी आधा भर चुका था और लकड़ी ने हल्की आवाज कि जब मधाव ने उस पर हाथ रखे। उसने उसे झील की तरफ धक्का दिया, उस तकात के साथ जो सिर्फ मौत के डर से आती है। किनारे की मिट्टी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने तब तक धक्का दिया जब तक पानी उसकी पिंडलियों तक नहीं आ गया और नाव तैरने लगी। एक जानवर जैसी चीख झोपड़ी से सुनाई दी। धोखा हुआ है, वो यहां नहीं है, लड़के को ढूंढो। वेरमा की आवाज ने रात को चीर दिया। उसमें इतनी हिंसा थी कि मधाव ठंड से ज्यादा उस आवाज से कांप गया। टॉर्चों की रोशनी पागलों की तरह टापू पर घूमने लगी। मधाव फिसल कर नाव के अंदर गिर गया और नीचे भरे हुए पानी में लेट गया, ताकि धुंध में उसकी कोई परछाई ना दिखे। उसने चप्पू चलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पानी की आवाज उस तुरंत पकड़वा देती। इसलिए उसने अपने हाथ थांदे पानी में डाले
और उन्हें शांत पतवार की तरह इस्तेमाल किया। नाव को इंच दर इंच धुंध के सबसे घने हिस्से की तरफ धकेलता रहा। उसके हाथ, जो अब नीले पड़ चुके थे, बर्फ के टुकड़ों से टकरा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। हर हाथ मरना एक सजा थी, लेकिन हर मित्र आगे बढ़ना जिंदगी की एक उम्मीद थी। उसने रघु की नाव का इंजन स्टार्ट होते हुए सुना, एक गुस्से भरी आवाज के साथ। सर्चलाइट ने पानी को ततोला और उस जगह के बहुत करीब से गुजरी जहां मधव तैर रहा था। सेफ्ड रोशनी ने उसके नाव से सिर्फ 2 मीटर दूर धुन को चमका दिया। अगर वो आदमी रोशनी को जरा सा भी बाई तरफ घुमाता तो खेल खत्म हो जाता। मधाव ने आंखें बांध कर ली, सुनीता मैडम की डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे वो कोई जादुई ढाल हो जो उसे गायब कर देगी। नाव आगे निकाल गई, टापू के दूसरी तरफ तेजी से बढ़ गई। तूफान की वजह से वो रास्ता भटक गए थे। काली झील के पानी के बहाव ने मधाव की छोटी नाव को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे किनारे से दूर झील के खुले अंधेरे में खींच लिया। बच्चा अब थक कर चूर हो चुका था। उसने हाथ चलाना बैंड कर दिया और पानी को अपना काम करने दिया। बुखार फिर से चढ़ने लगा, गरम और घुटन भरा, जो उसकी ठंडी खाल के बिल्कुल उलट था। वक्त का होश खो गया। शायद मिनट बीते थे या शायद घंटे उस गीले और ग्रे नर्क में तैरते हुए। उसकी आंखों के सामने अजीब तस्वीरें आने लगी। यूस वर्मा का हंसता हुआ चेहरा दिखा, सुनीता मैडम रास्ता दिखाते हुए दिखी और उसके माता पिता किनारे पर सूखे तौलिए लेकर खड़े दिखे। नाव अंधेरे में घूमती रही, कभी कभी डूबी हुई लकड़ी से टकराती रही, जब तक कि एक तेज झटके ने उसे रोक नहीं दिया। मधाव ने आंखें खोली, जो भरी और चिपचिपी थी। वो ना स्वर्ग में था ना नरक में। वो मिट्टी और जड़ों के ढेर में फंसा हुआ था, झील के दूसरे किनारे पर। सन्नाटा वापस आ गया था, सिर्फ दूर किसी झिंगुर की आवाज आ रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न था। उसकी टांगें बेजान थी, जमे हुए मांस के टुकड़े जो हिलने से मना कर रहे थे। एक दर्द भरी आह के साथ वो नाव के किनारे से लुढ़क गया और जमीन पर गिरा। मिट्टी से देवदार और नामी की खुशबू आ रही थी। वो कोहनियों के बल रेंगता हुआ पानी से दूर गया, किसी जानवर की तरह जो बस चुपना चाहता है। वो एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच जकड़ दुबक गया। उसके पास वो दस्तावेज थे। वो टापू से भाग निकला था, लेकिन पहाड़ की इस घनी तन्हाई में मधाव जानता था कि रात अभी बाकी है और सूरज निकालने में अभी बहुत देर थी। सुबह की ग्रे रोशनी पहाड़ों पर उतारी, लेकिन वो अपने साथ कोई गर्मी नहीं लाई। मधाव पेड़ के नीचे जागा, इतनी जोर से कांप रहा था कि उसके जबड़े में दाढ़ हो रहा था। उसके कपड़े सूखे कीचड़ से अकाट गए थे और उसकी खाल से चिपके हुए थे। उसने खुद को खड़ा किया पेड़ के ताने का सहारा लेकर, और दुनिया उसके आसपास चक्कर खा गई। रामपुर गांव का रास्ता उसके सामने मिट्टी और कंकड़ की एक पट्टी की तरह फैला हुआ था। मधाव चलने लगा, अपने भारी पैर घसीटते हुए। हर कदम गुरुत्वाकर्षण से एक लदाई थी। उसके तकने सूज गए थे, लेकिन दार का चबुक दाढ़ से ज्यादा तेज था। जैसे जैसे वो पहले घरों के पास पहुंचा, खेत का सन्नाटा एक शोर में बदलने लगा। आज रविवार था। मधाव को अचानक याद आया कि रविवार को रामपुर में हाथ लगता है। हवा में अब लकड़ी के धुएं, गरम तेल और जानवरों की बू घुल गई थी। गांव में घुसना किसी इनविजिबल बॉर्डर को पार करने जैसा था। पथरीली गलियां लोगों से भरी थी, पहाड़ी लोग जो ऊनी शॉल लपेटे हुए थे और दुकानदार जो चिल्ला चिल्ला कर सामान बेच रहे थे। किसी और के लिए ये नजारा रंजीन होता, लेकिन मधाव के लिए ये खतरों का एक जाल था। वो नंगा और कमजोर महसूस कर रहा था इस भीड़ में, एक गंदा धब्बा। उसने सर झुका लिया ताकि उसका चेहरा उसके बड़े स्वेटर के कॉलर में छुप जाए। एक औरत जो टोकरी में जिंदा मुर्गियां ले जा रही थी, उस देखकर तुरंत पीछे हट गई और कुछ बड़बड़ाते हुए भगवान का नाम लिया, जैसे मधाव कोई बुरा साया हो जो तूफान के साथ आया है। सुनीता मैडम की डायरी उसके सीने पर बहुत भारी लग रही थी। वो जानता था कि अगर किसी को पता चला कि उसके पास क्या है तो शाम होने से पहले वो मर जाएगा। दौर उसने पुलिस की एक जीप देखी जो मंदिर के सामने खड़ी थी। गाड़ी धूल से ढकी थी और 2 सिपाही बोनेट पर तेक लगाए हंस रहे थे और बिदी पी रहे थे। मधाव का दिल किया कि वो भागकर उनके पास जाए, मदद मांगे और वो डायरी उन्हें दे दे, लेकिन सुनीता मैडम की लिस्ट में पुलिस वालों के नाम याद करके वो रुक गया। वो वर्दी सुरक्षा का निशान नहीं थी। उसका मतलब था कि वेरमा के लोग यहां भी मौजूद थे। मधाव एक औजार की दुकान के पीछे छुप गया। भूख जो अब तक दार के नीचे दबी थी, अचानक एक शेर की तरह जाग गई। ताजा पके हुए ग्राम बून की खुशबू हवा में तैर रही थी।
मधाव के मुंह में पानी आ गया, एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया जिसे वो रोक नहीं पाया। वो दुकान के पास गया, भीड़ में एक भूत की तरह फिसलता हुआ। उसकी नाजरीन एक टोकरी पर टिक गई जिसमें सुनहरे गरम बुन रखे थे। कोई देख नहीं रहा था। दुकानदार औरत किसी से आटे के दाम पर बहस कर रही थी। मधव ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बुन की सख्त परत को छू गई। वो जानता था चोरी करना पाप है, लेकिन इस वक्त ईमानदारी एक ऐसा शौक था जो उसका मरता हुआ शरीर नहीं पाल सकता था। उसने बुन पकड़ा और भागने ही वाला था कि एक मजबूत और खुरदुरे हाथ ने उसकी पतली कलाई को लोहे की बेड़ी की तरह पकड़ लिया। मधाव ने बुन छोड़ दिया और दहशत के साथ ऊपर देखा, ये सोचकर कि रघु या वर्मा का चेहरा दिखेगा, लेकिन वो हाथ उसे मारने के लिए नहीं, उसे रोकने के लिए था। मधाव ने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा धूप से तपकर सख्त हो गया था और झुर्रियां किसी पुराने नक्शे जैसी थी। छुप कर लटके उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो सूखी नड़ी में लुढ़कते पत्थरों जैसी थी, अगर अभी भागे तो वो पुलिस वाले जो वहां खड़े हैं शौक के लिए तुम्हारा पीछा करेंगे। वो औरत रुक्मिणी काकी थी जिसने कई परतों में घघरा और एक मोटा शॉल पहना था। उसने पुलिस जीप की तरफ देखा और फिर वापस बचे पर उसने बेकर के सवाल नहीं पूछे। अपने तजुर्बे से वो समझ गई कि यह बचा शिकार है और शिकारी आसपास हैं। जल्दी अंदर घुस उसने आदेश दिया और मधाव को अपनी मेज के नीचे धकेल दिया जहां वो जड़ी बूटियां बेचती थी। मधाव पथरीले फर्श पर सिकुड़ कर बैठ गया और रुक्मिणी काकी ने उस पर 2 मोटे कंबाल डाल दिए जिनमें भेड़ और कच्ची हल्दी की बू थी। अपनी छुपने की जगह से मधाव ने सुना कि भारी बूट्स दुकान के पास आकर रुके। नमस्ते काकी, एक मर्दाना आवाज ने कहा जिसमें झूठा रौब था। कोई बच्चा देखा है क्या? 11 साल का गंदा सा कहते हैं। शहर के सुधार घर से भागा है। मधाव ने अपनी चीख रोकने के लिए अपनी मुट्ठी मुंह में ठूस ली। यह झूठ था, लेकिन पुलिस की कहानी तैयार थी। रुक्मिणी काकी ने अपना काम नहीं रोका। यहां तो बस शराबी और कंजूस लोग दिखते हैं हवलदार साहब, उसने रूखेपन से कहा। अगर कोई बचा दिखा तो कान पकड़कर घर भेज दूंगी, पर आज कोई नया नहीं दिखा। पुलिस वाला हंसा और उसके काडम दूर चले गए। कुछ देर बाद मधाव ने कंबाल के नीचे एक हाथ महसूस किया जो मिट्टी का एक कुल्हाड़ पकड़े हुए था। इसे पीले धीरे धीरे वरना उल्टी हो जाएगी, रुक्मिणी ने फुसफुसाया। वो अदरक वाली चाय थी, गरम गाधी और मीठी। चाय गले से नीचे उतारी और मधाव के ठंडे शरीर में जान वापस आने लगी। जब उसने सर बाहर निकाला तो देखा कि बूढ़ी औरत उसे गौर से देख रही है। तुम शांति निवास आश्रम से हो? उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। वो फटे हुए जूते मैं पहचानती हूं। मधाव झूठ नहीं बोल पाया। हां, वो बोला, आवाज बैठी हुई थी। मैं कल रात भागा। वार्डन वर्मा मुझे बेचने वाला था। वर्मा का नाम सुनते ही रुक्मिणी के होंठ सख्त हो गए। वो आदमी सूट में छुपा हुआ शैतान है, उसने थूका। लेकिन तुम पहले नहीं हो जिसने भागने की कोशिश की। झील सबको निकाल लेती है। मैं सिर्फ भागा नहीं, मधाव बोला अपना राज बताने की बेचैनी महसूस करते हुए। मैं टापू पर गया था, पुरानी झोपड़ी में। रुक्मिणी जम गई। टापू श्रपित है, वो धीरे से बोली। वहां सिर्फ मुर्दे जाते हैं। सुनीता मैडम वहां थी, मधाव ने कहा। यह नाम सुनते ही रुक्मिणी की आंखों में पानी भर आया। तुम सुनीता को जानते थे? वो पूछा। वो मेरी दोस्त थी, मेरे पास से बच्चों के लिए दवाएं ले जाती थी। वो गायब हो गई थी। मधाव ने शर्ट के अंदर से वो काला रजिस्टर निकाला। वो गायब नहीं हुई थी काकी, उसने कहा वो सबूत पकड़ाते हुए। उन्होंने सब लिखा है, उन्हें इसलिए मारा गया। रुक्मिणी ने कांपते हाथों से वो किताब पकड़ी। जैसे ही उसने लिखावट पहचानी, एक आंसू उसके गाल पर गिरा। फिर उसने किताब बैंड की और उसका चेहरा बदल गया। दुख की जगह एक ठंडे गुस्से ने ले ली। उठो लड़के, उसने कहा, हम यहां नहीं रुक सकते। अगर वर्मा को पता चला कि ये तुम्हारे पास है तो वो पूरा गांव जला देगा। हमें वकील गुप्ता साहब के पास जाना होगा। इस घटी में वो ही एक आदमी है जिसकी रीत की हड्डी अभी टूटी नहीं है। चलो, जो मेरी बेटी सुनीता ने शुरू किया था उसे आज खत्म करते हैं। वकील गुप्ता साहब अपनी जेब में रखे रिवॉल्वर के बोझ के साथ उन्हें लकड़ी की काली सीढ़ियों की तरफ ले गए। सीढ़ियां हर कदम पर ऐसे चरमराई जैसे वो घर खुद आने वाले खतरे से डर रहा हो। मधाव उनके पीछे था, दिल पीठ में धड़क रहा था और उसने सुनीता मैडम की डायरी को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो किसी डूबते हुए जहाज का आखिरी सहारा हो। रुक्मिणी काकी सबसे पीछे थी। अपने भारी घघरे के बावजूद वो किसी चौकाना सिपाही की तरह चल रही थी।
पेट्रोल की तीखी बू दरवाजे की दरारों से रिस कर ऊपर आ रही थी, इससे पहले कि वो सीढ़ियों के पहले मोड़ तक पहुंचते। ये इस बात का सबूत था कि फोन पर दी गई धमकी कोई मजाक नहीं थी। वर्मा सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो लोग घर के बाहर और शायद अंदर वाले हिस्से में भी पेट्रोल छिड़क रहे थे, ताकि उनके गुनाहों को राख के ढेर में बदल सकें। मधाव को उल्टी जैसा महसूस हुआ। आग में जलने का दर्द झील की ठंड से कहीं ज्यादा बुरा था। नीचे से एक तेज आवाज आई, लकड़ी के टूटने की आवाज, जिससे पता चला कि मजबूत दरवाजा किसी कुल्हाड़ी या भरी चीज से तोड़ दिया गया है। मर्दों की आवाजें भारी और गुस्से से भरी हॉल में गूंजने लगी। वो लोग चिल्ला रहे थे, अजीब तरह से हंस रहे थे और रास्ता रोकने के लिए फर्नीचर गिरा रहे थे। गुप्ता साहब रुके नहीं। उन्होंने मधाव को दूसरी मंजिल के आखिर में धाकेला, जहां चैट पर जाने का एक छोटा सा रास्ता था। वो छोटा दरवाजा सालों से बंद होने की वजह से पेंट से चिपक गया था। वकील साहब ने, जिनके माथे पर पसीना चमक रहा था, उस कंधे से धक्का दिया, लेकिन लकड़ी नहीं हिली। नीचे से भारी बूट्स की आवाजें तेजी से ऊपर आ रही थी। वर्मा के गुंडे अंदर आ चुके थे। वो छुपे हुए नहीं थे। वो चाहते थे कि उनके शिकार को पता चले कि उनका वक्त खत्म हो चुका है। रुक्मिनी ने वकील को एक तरफ धकेला। उसने वहां रखी एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाई, उस तकात के साथ जो गुस्से और बेबासी से आई थी। उसने कुर्सी को चैट के दरवाजे पर मारा, एक बार दो बार, जब तक कि प्लास्टर नहीं टूटा और कुंडी एक आवाज के साथ खुल नहीं गई। दरवाजा खुला और धूल का एक बदाल उनके ऊपर गिरा और अंधेरे चैट का रास्ता दिखाई दिया। ऊपर चढ़ो, रुक्मिनी चिल्लाई। उसकी आवाज मेहनत से भारी हो गई थी। मैं सीढ़ियों का दरवाजा रोकती हूं। गुप्ता ने मना करते हुए सर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। कोई पीछे नहीं रहेगा, उन्होंने कहा एक ऐसी आवाज में जिसे मना नहीं किया जा सकता था। आप पहले जाएंगी, मैं बच्चे की मदद करूंगा। वो अंधेर में ऊपर चढ़े, पुरानी धूल से खांसते हुए। जगह तंग थी, पुराने बक्सों से भरी हुई, लेकिन दूर एक रोशनीदान था जहां से ताजी हवा आ रही थी। मधाव ढीली लकड़ी पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। नीचे कॉरिडोर में एक गोली चलने की आवाज आई। किसी ने दार के मारे या शायद बस डराने के लिए फायर किया था। वो रोशनीदान तक पहुंचे। गुप्ता साहब ने सांस फूलते हुए कांच को धक्का दिया। पहाड़ की ठंडी हवा अंदर आई और पेट्रोल की बू को उड़ाले गई। वो एक एक करके चैट पर निकले लाल रंग की खपरेल पर रेंगते हुए, जो बारिश की वजह से फिसलनी हो गई थी। ऊपर से नजारा डरावना था। मधाव ने चट के किनारे से नीचे झांका और देखा कि सड़क को दो काली गाड़ियों ने ब्लॉक कर रखा है। हथियारबंद आदमी कोनों पर खड़े थे और वहां सड़क के बीच में अपनी महंगी छड़ी पर तेका लगाए वर्मा खड़ा था। वो घर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई राजा अपना खेल देख रहा हो। अचानक नीचे से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बड़ा सांप सांस ले रहा हो। आग का एक गोला नारंगी और काला स्टडी रूम की खिड़कियों से बाहर फाता और कांच के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। गर्मी ने इतनी ऊंचाई पर भी मधाव के चेहरे को झुका दिया। काला धुआं जो जहरीला था उस रास्ते से बाहर आने लगा जहां से वो अभी निकले थे और चैट को धुएं के समंदर में एक टापू बना दिया। हमें कूदना होगा, गुप्ता चिल्लाए, पड़ोसी के घर की तरफ इशारा करते हुए। दोनों घरों के बीच में एक तंग गली थी, मुश्किल से 1.5 मीटर चौड़ी, लेकिन नीचे 2 मंजिल की गहराई थी। एक जवान आदमी के लिए यह आसान होता, लेकिन एक थाके हुए बूढ़े, एक औरत और एक बीमार बच्चे के लिए यह मौत की खाई थी। उनके पैरों के नीचे की खपरेल गर्म होने लगी थी। आग पुरानी लकड़ी को तेजी से खा रही थी। मधाव ने कूदने की जगह देखी और फिर पीछे देखा। धुआं अब उनके निकालने के रास्ते को बैंड कर चुका था। कोई चारा नहीं था, या तो कूदो या फिर चैट गिरने का इंतजार करो और वर्मा की लगाई आग में जल जाओ। वकील गुप्ता ने अपना चश्मा ठीक किया, गहरी सांस ली और पहले कूदने के लिए तैयार हुए। वकील साहब ने दौड़ लगाई, एक आवाज के साथ कूद गए और उनका पतला शरीर एक पल के लिए हवा में रहा। वो पड़ोसी की चैट पर भारी तरह से गिरे, गिली खपराइल पर फिसले और उनके घुटने जोर से टकराए। मधाव ने सांस रोक ली, ये सोचकर कि वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन वकील ने एक ईंट की चिमनी को पकड़ लिया और खुद को संभाल लिया। वो तुरंत मुड़ गए और हाथ फैलाए। आइए रुक्मिनी जी, गुप्ता चिल्लाए आग के शोर को काटते हुए। रुक्मिनी काकी ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने अपना भारी घाघरा उठाया, भगवान को याद किया और ऐसी फुर्ती से कूद गई जो उनकी उम्र के हिसाब से नामुमकिन थी। वो पैरों पर गिरी और लुढ़क कर खुद को चोट लगने से बचा लिया। अब मधाव की बारी थी। चट पर गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। खपरेल इतनी गर्म थी कि उसके जूतों के तलवे पिघलने लगे थे। काला धुआं उसे लपेट रहा था।
आंखों में पानी ला रहा था और गाला घोंट रहा था। उसने दोनों घरों के बीच की खाली जगह देखी। 1.5 मीटर। आमतौर पर यह कुछ नहीं था, लेकिन डर ने उसके पैरों को पत्थर बना दिया था। बच ने सुनीता मैडम की डायरी को सीने से भींच लिया। यह किताब ही उनके जिंदा रहने की वजह थी। उसने 3 कदम पीछे लिए, दौड़ लगाई और हवा में छलांग लगा दी। एक भयानक पल के लिए उसे लगा वो नहीं पहुंच पाएगा। कूदते वक्त उसका पैर फिसल गया था। उसके हाथ दूसरी तरफ की खपरेल से टकराए और उसका शरीर हवा में लटक गया। पैर नीचे खाई में झूलने लगे। उसे लगा उसकी उंगलियां फिसल रही हैं। एक चीख उसके गले में अटक गई, लेकिन तभी 2 मजबूत हाथों ने, एक हड्डियों वाला और एक मेहनतकश, उसे कमीज और बाजुओं से पकड़ लिया। गुप्ता और रुक्मिनी ने उसे पूरी ताकत से खींचा और उसे सुरक्षित चाट पर घसीट लिया, ठीक उसी वक्त जब पीछे वाली चाट से आग का एक स्तंभ आसमां की तरफ आता। वो सांस लेने के लिए नहीं रुके। आग ने रात को दिन बना दिया था और पूरे गांव का ध्यान खींच लिया था। वो लोहे की एक पुरानी सीधी से नीचे उतरे जो बिल्डिंग के बगल में लगी थी। उनके पैर गाली की जमीन पर पड़े और वो मुखिया सड़क की तरफ भागे, खांसते हुए और लड़खड़ाते हुए। गाली से बाहर निकालते ही वो सीधा उस नजारे के सामने आ गए जो वर्मा ने सजाया था। वकील का घर गुस्से से जाल रहा था, सड़क को नारंगी रंग में रंग रहा था। पड़ोसी बाहर आ गए थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन वर्मा के आदमी उन्हें रोक रहे थे ताकि कोई आग बुझा ना सके। वर्मा ने उन्हें धुएं से निकालते हुए देख लिया। उसकी शांत और घमांदी शक्ल नफरत में बदल गई। उसने अपनी चांदी की छड़ी उठाई और उनकी तरफ इशारा किया जैसे वो कोई तलवार हो। वो वहां हैं। वर्मा गुर्राया, अपना सारा अदब भूलकर। खत्म करो इन्हें, इन्हें बोलने मत देना। उसके 2 आदमियों ने बंदूकें उठाई और सीधा उन भागे हुए लोगों पर निशाना लगाया। मधाव जम गया। छुपने की जगह नहीं थी। वो सड़क के बीच में खड़े थे, अपनी ही जलती हुई पनाहगाह की रोशनी में। रुक्मिनी काकी बच्चे के आगे आ गई, अपने बाजू फैलाकर, एक बेकार लेकिन बहादुर कोशिश में। गुप्ता साहब सीधे खड़े हो गए मौत का सामना करने के लिए। तभी एक इंजन की तेज आवाज ने उस तनाव को तोड़ दिया। एक सेफ्ड रंग की बड़ी गाड़ी पूरी रफ्तार में मोड़ से मुड़ी और वर्मा की गाड़ियों के ब्लॉकाड़े को तोड़ते हुए अंदर आई। उसने जोरदार ब्रेक लगाया और फिसलती हुई थी गुंदों और उनके शिकारों के बीच आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला रुकने से पहले ही पुलिस नहीं निकली, फौजी नहीं निकले। 3 लोग निकले जिन्होंने प्रेस लिखी हुई जैकेट्स पहनी थी, और उनके साथ रोशनी निकली। बड़े कैमरन के फ्लैश गूंजने लगे, बिजली की तरह सेफ्ट रोशनी के धमके जिन्होंने रात के अंधेरे को काट दिया। क्लिक क्लिक क्लिक। कैमरामैन की उंगलियां ट्रिगर से तेज चल रही थी। वर्मा के गुंडे जो अंधेरे के आदी थे वो चुंधिया गए और उन्होंने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए, बंदूकें नीचे कर ली। एक औरत आगे निकली, चोते वाल पॉकेट्स वाली जैकेट और हाथ में एक मिक था। वो अंजलि शर्मा थी। वो सीधा वर्मा की तरफ गई बिना डरे, जबकि उसके कैमरामैन लगातार फोटो ले रहे थे जिसमें वर्मा, उसके हथियारबंद आदमी और जलता हुआ घर साफ दिख रहा था। मिस्टर वर्मा, अंजलि चिल्लाई। उसकी आवाज पूरी सड़क पर गूंजी। मैं अंजलि शर्मा हूं, टीवी न्यूज से। हम इस वक्त पूरे देश में लाइव हैं। क्या आप बताएंगे कि आपके कर्मचारी, एक इज्जतदार वकील, एक बुजुर्ग महिला और एक 11 साल के बच्चे पर बंदूकें क्यों ताने हुए हैं? वर्मा पत्थर का हो गया। वो एक पुराना शिकारी था और समझ गया कि खेल पलट चुका है। वो अंधेरे में गवाहों को मार सकता था, वो लोकल पुलिस को खरीद सकता था, लेकिन वो कैमरा के सामने जब लाखों लोग देख रहे हों, एक मशहूर पत्रकार और एक बच्चे को गोली नहीं मार सकता था। उसने अपनी छड़ी धीरे से नीचे की और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो किसी खोपड़ी की तरह लग रही थी। मधाव गाड़ी के पीछे कांप रहा था और जमीन पर बैठ गया। फ्लैश अभी भी चमक रहे थे, लेकिन पहली बार रोशनी उसे डरा नहीं रही थी। रोशनी उसकी ढाल थी। सच के पास अब गवाह थे। दूर से सिरेनों की आवाज आने लगी जो लोकल पुलिस की नहीं थी। ये भारी गाड़ियां थी दिल्ली क्राइम ब्रांच की स्पेशल फोर्स, जिसे अंजलि शर्मा ने पहले ही कोऑर्डिनेट कर लिया था। वो अकेली शेर की गुफा में नहीं आई थी, वो अपने साथ कानून की पूरी ताकत लाई थी। मधाव ने देखा कि कैसे नीली यूनिफॉर्म वाले कमांडो सड़क पर फैल गए। उन्होंने वर्मा के आदमियों को सेकंड्स में गिरफ्तार कर लिया। वर्मा को उसकी अपनी काली गाड़ी के बोनेट पर पटका गया। ठंडा लोहा उसके गाल पर लगा और जब उसे हथकड़ी पहनाई गई तो वो आवाज मधाव को किसी संगीत जैसी लगी। अंजलि मधाव के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी गंदी शर्ट की परवाह किए बिना। हमें वो डायरी चाहिए मधाव, उसने प्यार से कहा। ये वो चाबी है
जो इस आदमी के सारे ताले खोल देगी। बच्चे ने सुनीता मैडम का रजिस्टर निकाला। वो अभी भी गर्म था। उसने वो पत्रकार को दिया और यूं लगा कि उसके सीने से दोनों का वजन हट गया है। अब ये बोझ उसका नहीं था। कमांडोस ने उन्हें गाड़ी में बिठाया। चलो, आश्रम ऑफिसर ने कहा, हमें बच्चों को बचाना है, इससे पहले कि वहां कोई गड़बड़ हो। वापसी का सफर अजीब था। मधाव उसी रास्ते से वापस जा रहा था जहां से वो भागा था, लेकिन अब वो लाल और नीली बत्तियों के बीच सुरक्षित था। शांति निवास के लोहे के दरवाजे तोड़ दिए गए। पुलिस अंदर घुस गई। वेरमा का किला अब टूट चुका था। ऑफिसर सीधा ऑफिस गए, डायरी की मदद से सारे फाइल जब्त किए। लेकिन सबसे जरूरी चीज डॉर्मेट्रीज में थी। मधाव ने अंजलि और पुलिस को रास्ता दिखाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो 50 नींद भरी आंखें उन्हें देखने लगी। जब उन्होंने मधाव को देखा जिंदा और आजाद और उसके पीछे पुलिस को, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। दारोमट मधाव ने कहा, उसकी आवाज अब मजबूत थी, सब खत्म हो गया, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। एक अलग कमरे में उन्हें वो 3 बच्चे मिले जो जाने के लिए तैयार थे। उनके पास छोटे बग थे। अगर पुलिस 1 घंटा देर से आती तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाते। उन बच्चों का रोना जब उन्हें पता चला कि वो बच गए हैं, सबकी आंखें नम कर गया। रुक्मिणी काकी एक छोटी लड़की को गले लगाकर लोरी गाने लगी। सुबह हुई और शांति निवास का आंगन सरकारी बसों से भर गया जो बच्चों को अच्छे घरों में ले जाने वाली थी। मधव गेटे पर खड़ा था और उसने देखा कि वेरमा को पुलिस ले जा रही है। वार्डन ने उसे देखा। कोई शब्द नहीं बोले गए। मधव की आंखों में जो तेजी थी वो वेरमा के लिए काफी थी। वकील गुप्ता साहब पास आए। उनका चेहरा अभी भी काला था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। तुमने कर दिखाया बेटा, उन्होंने कहा। सुनीता अब चैन से सो पाएगी। मधाव ने दूर काली झील की तरफ देखा। धुंध हट चुकी थी और पानी शांत चमक रहा था। पहली बार वो नजारा उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि एक नई शुरुआत का वादा कर रहा था। जिंदगी कभी कभी हमें बहुत जोर से मारती है, हमारा सब कुछ छीन लेती है, लेकिन ये कहानी हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। असली दौलत सोने के सिक्के या बड़ी जमीनें नहीं होती। असली दौलत है पीछे मुड़कर देखना और यह जानना कि हमने सही काम किया, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हमने देखा कि घमंड एक जहर है और हिम्मत वो दवा है जो सब ठीक कर सकती है। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि वक्त सबसे बड़ा जज है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी मोमबत्ती भी उस डरा सकती है, अगर उस मोमबत्ती को पकड़ने वाला हाथ ना काम पे। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सच के साथ हैं तो आप कभी अकेले नहीं हैं। इस सफर में मेरा साथ देने के लिए, हर शब्द को महसूस करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है या आपको किसी अपने की याद दिलाई है, तो समझिए इसका मकसद पूरा हुआ। मैं चाहता हूं कि हम ऐसी कहानियां शेयर करते रहें जो हमें जोड़ती हैं। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब हम अगली बार मिलें तो आप तक खबर पहुंच जाए। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली कहानी में।